नमस्कार, बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। बड़ी खबरें जहां पर हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम बड़ी खबरें जो लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। जी हां, आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र की द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन चिल्ड्रन रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। इस साल शिशु मृत्यु दर में आ सकती है तेजी। वैश्विक मंदी से आई गरीबी इसका कारण हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि संकट में आ सकते हैं 4.2 से 4.6 करोड़ बच्चे। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से संयुक्त राष्ट्र की द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी हो चुकी है, जहां पर इस तरह का खुलासा किया गया है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। डॉक्टर किरोड़ी सिंह, विदेशी मामलों की जानकार, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर किरोड़ी, हम आपसे समझना चाहेंगे संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट आई है वाकई में परेशान करने वाली है, क्योंकि अगर भविष्य के जो नागरिक हैं वही खतरे में है तो ऐसे में काफी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर इनका बचाव होगा कैसे। देखिए मैडम, ऐसा है कि अभी तक कोविड की जो पुरानी वहाँ चाइना में और दूसरी स्टडी हुई है उससे तो ये है कि बच्चों में कोविड का इम्पैक्ट कम हो रहा है, लेकिन इसके कोविड के जो बाद की स्थिति आएगी उसमें बच्चों पे और महिलाओं पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। उसका कारण ये है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत ही संकट के दौर में चली जाएगी, और जब अर्थव्यवस्था संकट के दौर में होती है तो सामान्यतः जो वल्नरेबल सेक्शन है समाज के, वो महिला और बच्चे होते हैं, उन पे इम्पैक्ट होता है। दूसरा, बच्चों को एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा इसमें, क्योंकि आज जो छोटे बच्चे हैं उनमें कोविड में जो लॉकडाउन है और इसका जो फियर, एक नाइटमेरिश स्थिति बच्चों के हो गई है सोच में, तो ये बच्चों को लाइफ लॉन्ग इस तरह का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो बच्चों के भविष्य को प्रभावित करता है जी। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए जो बच्चे हैं, जैसे बड़े होते हैं वो थोड़े समझदार होते हैं, संकट को समझ जाते हैं, संकट में ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते। बच्चे होते हैं उन पे संकट का असर बहुत भयंकर होता है, उनको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। वो आगे के उनकी साइकोलॉजी और इंटेलिजेंस और उनके जीवन को प्रभावित करता है। तो इस तरह का संकट पहली बार आया है, बच्चों ने पहली बार देखा, और देख के इस तरह के लॉकडाउन होना, परेशानी होना, परिवार वालों की परेशानी होना, तो बच्चों पे पोस्ट कोविड जो स्थिति आएगी वो बड़ी बड़ी भयंकर होगी। एक तो आर्थिक दृष्टि से तो गरीबी बहुत होगी, और गरीबी में बच्चे और महिलाओं पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर कोविड की प्रोसेस से बच्चे अगर गुजरे हैं तो उन पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो निश्चित रूप से ये इसका प्रभाव बच्चों पे और महिलाओं पे ज्यादा होगा, और कोविड के बाद ये जो प्रभाव है वो ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई देगा। जी मैडम। जी, डॉक्टर किरोड़ी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट तो जारी कर दी है, लेकिन बचाव कैसे होगा, किस तरह से रक्षा हो पाएगी इन बच्चों की, इसको लेकर उसने चुप्पी साध ली है। क्या आप मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको लेकर जो कोशिशें हैं वो किस प्रकार से की जा सकती है, या किस प्रकार का रोड मैप तैयार किया जा सकता है, इसको लेकर भी रिपोर्ट में जिक्र होना चाहिए था? या निश्चित रूप से रिपोर्ट में जिक्र होना चाहिए, और जो जिक्र भी हुआ होगा, मैंने अभी पढ़ी नहीं है रिपोर्ट, लेकिन निश्चित रूप से कुछ हुआ होगा, लेकिन वो इमेजिनरी ज्यादा होगा, क्योंकि पोस्ट कोविड जो सिचुएशन होगी वो पूरी दुनिया का एक तरह का रीस्ट्रक्चरिंग होगा, और रीस्ट्रक्चरिंग में संयुक्त राष्ट्र का स्वयं का स्वरूप भी बदलेगा। राष्ट्रों की आंतरिक स्थिति है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सब स्थितियां बदलेंगी। तो कोविड के बाद की जो स्थिति उभर कर सामने आएगी दुनिया के सामने, वो आज की स्थिति से बिल्कुल भिन्न होगी। केवल अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी ऐसा नहीं होगा, राजनीति भी प्रभावित होगी, सामाजिक संबंध प्रभावित होंगे, और कोविड की प्रोसेस के दौरान लोगों का एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कम्युनिटी लाइफ पहले जीते थे, लोग डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी वो कम होंगी, तो जीवन के हर पक्ष कोविड के बाद की स्थिति में बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो संस्थाओं का भी पुनर्निर्माण होगा, नए कानून भी नए तरीके से आएंगे, नीति नए तरीके से बनेगी। तो ये पूरी दुनिया को एक तरह से हलचल पैदा कर दी है इस तरह के संकट ने, क्योंकि सामान्यतः दुनिया तैयार थी
सैनिक संघर्ष के लिए, राष्ट्रों के बीच संघर्ष के लिए सेनाओं की को बढ़ा रही थी, अपने हथियार बढ़ा रही थी। तो दुनिया ने ये कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह का संकट आएगा जिसमें न हथियार काम आएंगे न सेना काम आएगी। तो ऐसा जो संकट आया है, इसके बाद निश्चित रूप से दुनिया में एक ओवरहॉलिंग होगा। उसमें नियम, नीति, संस्थाएं, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सब में परिवर्तन आएगा। और इस परिवर्तन के दौर में सबसे बड़ा होगा कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, महिला एंड बच्चों को अपना एक अच्छा स्थान दिया जाए, उनको ध्यान रखा जाए। उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, इसके बारे में निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ को या बौद्धिक वर्ग को जरूर सोचना चाहिए। लेकिन अभी तक की जो चाइना की स्टडी हुई है, चाइना में कोविड के दौरान बच्चों की स्टडी हुई है, उसमें यह है कि बच्चों में थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होता है, रेजिस्टेंस होता है, इम्यूनिटी होता है, इसलिए बच्चों पे असर चाइना में कम पड़ा। ये स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने की है। तो अभी तो कह नहीं सकते, लेकिन निश्चित रूप से प्रभाव होगा और महिलाओं और बच्चों पे सबसे ज्यादा होगा। अब किस तरह का होगा, अभी तो ये अध्ययन की बातें हैं, और किस तरह से उससे बचा जाएगा और किस तरह का नई दुनिया का स्वरूप उभर कर सामने आएगा, ये तो अभी सोचने की बात है। और इसके बारे में निश्चित रूप से अब अध्ययन होंगे, क्योंकि अभी यह संकट कुछ समय चलेगा। तो संकट के बाद क्या स्थिति उभर के सामने आएगी, इसका कुछ प्रोजेक्शंस निश्चित रूप से बौद्धिक वर्ग करेगा और ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, अध्ययन करना शुरू कर दिया है कि पोस्ट कोविड दुनिया का स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। जी हाँ, वाकई में इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर किरोड़ी सिंह हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे, आर्थिक मामलों के जानकार। और जैसा कि जानकारी लगातार वो हम तक पहुंचा रहे थे कि इसको लेकर प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र की, उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि इस साल शिशु मृत्यु दर में तेजी आ सकती है। वैश्विक मंदी से आई गरीबी इसका कारण हो सकती है। संकट में आ सकते हैं 4.2 से लेकर 4.6 करोड़ बच्चे। और ये रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र की। और खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर के बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। खबर आई है चीन से। जी हां, आपको बता दें कि चीन में कोरोना से मौत के नए आंकड़े जारी किए गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि चीन में कोरोना वायरस से मौत के नए आंकड़े जारी किए गए हैं। चीन के सरकारी पत्र ग्लोबल टाइम्स ने ये आंकड़े जारी किए हैं। वुहान में हुई मौतों की संख्या 50% बढ़ा दी गई है और वुहान में हुई है कुल मिलाकर 4,632 मौतें। और चीन इससे पहले लगातार ये दावा कर रहा था कि वुहान में 2,579 मौतें हुई हैं। तो ऐसे में 50% की बढ़ोतरी यहां पर की गई है चीन के द्वारा मौत के नए आंकड़ों में। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। डॉक्टर आशुतोष दुबे जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर आशुतोष, इसके पीछे कारण आप क्या मानते हैं? जैसा कि चीन कह रहा है कि कुछ मामले घर में हुए, वहां पर उनकी मौत हो गई, इसलिए उनके पास आंकड़े नहीं थे। लेकिन जिस तरह से 50% मौत के आंकड़े बढ़ाए हैं चीन ने, इसके पीछे वजह क्या आप देखते हैं या कारण आप क्या देखते हैं? देखिए, दो कारण हो सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो बीमारी को छिपाते हैं विश्व पटल पर अपनी ख्याति बनाने के लिए और अपनी धाक जमाने के लिए। तो ये हो सकता है कि चाइना ने पहले विश्व पटल पर अपनी धाक जमाने के लिए, विश्व में अपना रुतबा बनाने के लिए उसने अंडर रिपोर्टिंग की थी। लेकिन चारों तरफ हो रहे क्रिटिसिज्म को जब देखा हो तब उसने रिपोर्ट किया हो। दूसरे उसका जो लॉजिक है कि हमने पहले जो घर पर डेथ हुई थी उनको जोड़ा नहीं था, ये भी कुछ पर यकीन किया जा सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से जब शुरू में जो डेथ हुई, जो हॉस्पिटल डेथ होती हैं, उन्हीं की रिपोर्टिंग हुई होगी। बाद में जब उन्होंने अकाउंट डाटा ऑडिट किया होगा, ऑडिट से ये बात तथ्य में आई होगी कि ये लोग, कुछ लोग और बीमार हुए थे जो जिनकी डेथ संभवतः इसी से हुई हो। डॉक्टर आशुतोष दुबे, क्या ये संभव है कि 50% का आंकड़ा वहां पर बढ़ जाए, 50% ऐसे लोग जिनकी मृत्यु घर पर हो जाए और सरकार को जानकारी ना हो? क्या वाकई में ये संभव है? हमारी महामारी बन जाती है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जितने लोग हॉस्पिटल पहुंचे, पूरा हॉस्पिटल ही ओवर
लोडेड था। अगर हॉस्पिटल में इतने पेशेंट आ रहे हैं कि हम तब घर वालों की सुध नहीं ले सकते थे, ये संभव है, वास्तविकता हो सकती है। बहुत ज्यादा इसे झूठ कहना गलत होगा, क्योंकि जब हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और हॉस्पिटल में इतनी डेथ, जैसा कि आप लोगों के चैनल से ही देखने पर पता चलता था कि पूरा जो है उनके सारे हॉस्पिटल भरे हैं, जितने मुर्दा घर हैं सब में लाशों के अंबार लगे हुए हैं, तो सच में नहीं पता किया जा सकता अच्छा, है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य की अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार रिसर्च तो हो रही है, उनके नतीजे भी आएंगे, लेकिन क्या वाकई में ये संभव है कि कोरोना वायरस का एक बार अगर इलाज हो जाए तो उसके बाद उसकी वापसी दोबारा हो सकती है? क्योंकि चीन में हमने देखा किस तरह से पहले ये कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस के ऊपर उसने पूरी तरह से काबू पा लिया है, लेकिन जिस प्रकार से आंकड़े बढ़े हैं वहां पर लॉकडाउन को हटा दिया गया, पाबंदियों को हटा दिया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पूरा नियम था उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, ये कहकर कि यहाँ कोरोना वायरस का अब कोई डर नहीं है। लेकिन जिस तरह से नए आंकड़े आए हैं कोरोना वायरस के मरीजों के, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो निश्चित है कि उन्होंने प्रीमेच्योर निर्णय लिया था, पहले ही ले लिया, और ये भी जो हो सकता है उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग हटा दिया और जितने भी इसके एहतियाती कदम उठाने चाहिए थे उन्होंने सब हटा लिया। तो इससे चांसेस ऑफ द के कोरोना के संक्रमण के बढ़ गए। दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि उनके यहाँ जो है बाहर से लोग आने लगे, अदर कंट्रीज से जो आने लगे वो हो सकता है वायरल संक्रमण लेकर आए हों। और जबकि तीसरी थियरी ये है कि कोरोना वायरस जो होता है समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। आज उसका दूसरा म्यूटेटिंग वायरस कहा जाता है इसे, आज उसके कुछ लक्षण हैं दूसरे, तो ये हो सकता है कि उसे नए स्ट्रेन से उसमें संक्रमण हो गया हो। ये सब रिसर्च का विषय है और अभी इस पर तमाम रिसर्च चल रही हैं। अभी आधिकारिक रूप से इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ये सब पॉसिबल है, ये हो सकता है। अच्छा, वैक्सीन के विषय में हम आपसे जानकारी चाहेंगे। ब्रिटेन तो ऐसा देश बन चुका है जिसका ये कहना है कि लॉकडाउन हम तब तक नहीं हटाएंगे जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है। वैक्सीन के बारे में आपका अनुमान क्या कहता है? क्या साल के आखिर तक इस महामारी को लेकर, इस बीमारी को लेकर वैक्सीन के आने की कोई संभावना है क्या? देखिए, पहले से कभी न वैज्ञानिक तैयार थे, न विश्व का कोई भी लैब तैयार थी। अभी नया वायरस है, खोजा जा रहा है, ये कभी भी इसके बारे में खोज कर सकती है। विज्ञान की सीमाएं अनंत होती हैं, वो कभी भी तय कर सकते हैं। लगातार शोध जारी है, ये कभी भी इस पर वैक्सीन आ सकती, इस पर जो है हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है 6 वर्ष लग जाए। चले, वाकई में इसके बारे में कुछ कहना जी हाँ, वाकई में उम्मीद यहाँ पर लगी हुई है और लगातार ये बात कही जा रही है कि वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं और जल्द से जल्द ये कोशिश की जा रही है कि वैक्सीन को और इसके इलाज को पूरी तरह से मार्केट में उतार दिया जाए, लोगों को राहत दी जाए। लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और इन सब के बीच जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं किस तरह से चीन ने यहाँ इजाफा कर दिया है, मौत के आंकड़ों में 50% मामले बढ़ा दिए गए हैं, जिसको लेकर हालांकि चीन ने अपने दावे किए हैं। कुछ बातों के विषय में चीन का ये कहना है कि अस्पताल में उनकी मृत्यु नहीं हुई, या कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कोरोना वायरस के लक्षणों को छुपा लिया, या कुछ लोग ऐसे थे जो कोरोना वायरस से अपने आप ठीक हो गए और इसी के चलते जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं, जो एग्जैक्ट फिगर हैं, वो उसके पास नहीं थे। और ऐसे में अब जाकर मौतों के आंकड़ों में इजाफा किया है चीन ने। और भारत की अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान सामने आ चुका है। देश में 80% कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। जी हां, गुड न्यूज इसे माना जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बयान दिया गया है। राज्यों को केंद्र सरकार दे रही है 5 लाख रैपिड किट और साथ ही भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 13,000 के पार हो चुकी है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से एक गुड न्यूज इसे माना जा सकता है। जिस तरह से 50% कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी किया है और राज्य जो हैं उनको केंद्र सरकार के द्वारा 5 लाख रैपिड किट दी जा रही हैं, जिनकी सहायता से वो जल्द से जल्द मरीजों की पहचान कर पाएंगे, उनका इलाज कर पाएंगे। लेकिन वहीं जिस तरह से लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ भी नजर आया, 13,000 के पार हो चुकी है कोरोना मरीजों की संख्या। डेथ रिपोर्ट हुई हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि देश की तरफ से देखें तो हर केस, हर डेथ एक चिंता का विषय है। और उसी समय में
लेकिन अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर केसेस हैं करीब 80% अगर हमारे केसेस रिकवर हो रहे हैं और 20% केसेस में डेथ अगर जैसे रिपोर्ट हुई है, तो ये दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो शायद हम कुछ बेहतर कर रहे हैं और हमें इसे और बेहतर करने की हमें एफर्ट करना है कि हम अपना ट्रीटमेंट और केयर फर्दर इम्प्रूव करते रहें ताकि हम इस रेशियो में फर्दर इम्प्रूवमेंट ला। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी सुधीर सलूजा। सुधीर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह का बयान स्वास्थ्य मंत्रालय का आया है कहीं ना कहीं आशा देने वाला है। कोरोना वायरस को हम लगातार मात दे रहे हैं और ये कहा जा सकता है, पूरा देश ये कह सकता है कि यस वी कैन डू इट। जी सुधा जी, बिल्कुल कोरोना वायरस को हम जल्दी हराएंगे। और जो आज स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि काफी संख्या में कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं और राज्यों को केंद्र सरकार 5 लाख रैपिड किट भी दे रही है। और भारत में कोरोना के मरीज इस समय 13,835 हो चुके हैं, लेकिन 1766 लोग ठीक हुए हैं। ये एक अच्छी खबर है। 452 लोगों की ही मौत हुई है। आज 28,542 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। अब तक 3,32,583 लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक राहत भरी खबर यह भी थी कि 13 अप्रैल से अब तक संक्रमण की दर में 40% की कमी आई है। ये भी एक अच्छी खबर है। इसके अलावा 166 सरकारी और 78 प्राइवेट लैब्स में लगातार टेस्ट चल रहे हैं। जी, मुंबई की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें सुधीर जी, तो हमने देखा किस तरह से आज भी वहां से खबरें आई कि वहां पर लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। धारावी की अगर बात की जाए तो वहां पर तकरीबन 14 से 15 नए केसेस सामने आए। तो ऐसे में कुछ राज्य ऐसे हैं, चाहे हम केरल की बात करें कि वहां पर पूरी तरह से कंट्रोल करने में राज्य सरकार कामयाब रही है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी लापरवाही नजर आ रही है, या जिस तरह का एग्रेशन होना चाहिए कोरोना वायरस से लड़ने का वो शायद नजर नहीं आ रहा। और शायद यही वजह है कि आंकड़े वहां बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, मुंबई की अगर बात करें तो आज मुंबई में 257 नए केस आए हैं। मुंबई में 2073 केस इस समय एक्टिव है और 117 लोगों की मौत हुई है। धारावी जो है वो एक एशिया का बहुत बड़ा स्लम एरिया है और इसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है। और जहां तक हम केरल की अगर बात करें तो केरल में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जो पहले जहां पॉजिटिव थे लेकिन बाद में वो क्योर हो गए और अब वहां पे संक्रमित लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। तो अगर इस चीज को देखा है तो जल्दी ही मुझे लगता है कि कोरोना भागेगा। अच्छा, सरकार की कोशिशों के विषय में आप क्या कहेंगे? सरकार की लगातार आप ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं और अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर देखा जाए तो चाहे वो कंपनीज़ हैं या जिस भी तरह की फैक्ट्रीज़ हैं या गरीब लोग हैं, उनकी सहायता की जाए। इससे भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, क्योंकि अगर लोगों को मदद पहुंच पाएगी तो वो घरों से बाहर नहीं निकलेंगे या इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि कोरोना वायरस की चेन को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये भी एक पॉजिटिव कदम है या पॉजिटिव कोशिश है? सरकार स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों को साथ लेके चल रही है। और आज आपने देखा कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने बताया कि 1.9% विकास दर का अनुमान है हमारा, और लेकिन 2021 और 2022 तक हमारी 7.4 तक विकास दर आने का अनुमान है। सरकार का ये कहना है कि 30 अप्रैल से क्षेत्र जैसे आईटी क्षेत्र है या कई उद्योग क्षेत्र है उनमें 50% लोगों के कर्मचारियों के साथ में हम ये छूट देने जा रहे हैं, जिससे उनमें काम शुरू हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर प्रकाश केसवानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रकाश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि 80% कोरोना मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, काफ़ी पॉजिटिव साइन है। और क्या हम ये माने कि अब धीरे धीरे कोरोना को मात देने में हम कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सही है। हमारे पास बहुत ही अधिक संख्या में पेशेंट एसएमएस में एडमिट हुए हैं और करीब करीब 80% या इससे अधिक मरीज बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं। उनको इस वक्त पे कोई परेशानी, बुखार, खांसी, कोई परेशानी नहीं है। बाकी भी जो 20% पेशेंट है या 20% से कम पेशेंट हैं, उनमें से अधिकतर वो पेशेंट्स बचे हैं जो कि हाई रिस्क पेशेंट है, जिनमें कि कुछ तो वृद्ध हैं, 70, 80, इवन 93 साल के वृद्ध हमारे पास एडमिट हैं। वैसे लोग या की पहले से हार्ट हुई या ऐसे लोग जिनको कि पहले से डायबिटीज थी या ब्लड प्रेशर था या फेफड़ों की तकलीफ थी, ऐसे लोग हैं जिनका कि इलाज चल रहा है। इवन
हमारे यहाँ भर्ती मरीजों की डायलिसिस भी, जो कि कोरोना के पेशेंट्स हैं जिनकी किडनी खराब है, वो चालू है। पर ऐसे पेशेंट जो हैं मुश्किल से 10 से 15% हैं। 80% से ज्यादा पेशेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छे हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो ऐसा नहीं है, रिकवरी अच्छी तरह से हो रही है और हमारे अस्पताल में साधन भी बहुत अच्छे तरीके से और साइंटिफिक तरीके से काम में लिए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छी सुविधाएं, डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट्स, डॉक्टर्स के ठहरने का अलग से इंतजाम की घर न जाएं, और सभी इलाज की दवाइयां अच्छी तरह से उपलब्ध हैं और रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश केसवानी, हम आप से ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार साइंटिस्ट के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा ये बात भी कही जा रही है कि कोरोना वायरस का ऐसा रूप भी देखने को मिल रहा है जहां पर किसी प्रकार के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। हालांकि हम लगातार जंग लड़ रहे हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर लक्षण हैं उन्हें अस्पताल लाया जा रहा है या उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर कोई भी लक्षण नहीं है, क्या वो परेशानी का सबब बन सकते हैं? हाँ जी, ऐसा है कि जिस पेशेंट को लक्षण है तो वो जल्दी पकड़ में आ जाता है, उसका इलाज चालू हो जाता है। और जो पेशेंट को लक्षण नहीं है या उसी पेशेंट को लक्षण आने से 2-3 दिन पहले से ही उसकी इन्फेक्शन को पैदा करने की ताकत होती है, उसको इन्फेक्टिविटी बोलते हैं। उसके ड्रॉपलेट्स में, सीक्रेशंस में, खांसी में, छींक में कुछ वायरस बाहर आ रहा है, लेकिन अभी तक उसको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जो एसिम्प्टोमेटिक बगैर लक्षण के पेशेंट हैं उनसे सावधानी थोड़ी कम हो जाती है तो नेचुरली वो इस बीमारी को बढ़ने में मदद कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो आउटकम होगा अच्छी तरीके से कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, चाहे पेशेंट को लक्षण है या नहीं है, हर आदमी से दूर रहना है। तो इस तरीके से चलेंगे तो शायद ये जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जिनको कि कोरोना है लेकिन लक्षण नहीं है, वो भी दूसरे को नहीं फैला पाएंगे। तो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग, छींक पे, खांसी पे मुंह को ढकना, दूरी रखना, हाथ साफ करना, ये हमें सफलता की तरफ ले जाएंगे। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से रिस्क है लेकिन बचाव भी पूरा आसान है। इससे पहले डॉक्टर प्रकाश की मैं आपका धन्यवाद करूं, शुक्रिया अदा करूं। सबसे पहले आपको एक सैल्यूट करना चाहेंगे, जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से देश की और समाज की आप रक्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मौलाना साद की। जी हाँ, मौलाना साद का नया ऑडियो यहाँ सामने आ चुका है। उसका ये कहना है कि सरकार के साथ संघर्ष करें तो बदला है, सपोर्ट करें तो झुक गए हैं। साद पर यह भी आपको बता दें कि गैर इरादतन हत्या और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें, लगातार क्राइम ब्रांच जो है वो साद से पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कभी उसका ये कहना होता है कि वो क्वारंटीन में है, कभी उसका ये कहना होता है कि मैं समय आने पर बाहर आऊंगा। उसके ऊपर कई मामले भी दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इस बीच उसकी हेकड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार को ही धमकी देता हुआ नजर आ रहा है मौलाना साद, और जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं उसके बाद जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है पूरे देश के द्वारा मौलाना साद पर। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, थोड़ा विस्तार में आप हमें बताइए कि ऑडियो जारी किया है मौलाना साद ने, हालांकि उसके विषय में ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वो कहां पर बैठा हुआ है, क्योंकि कभी वो किसी घर में बैठा होता है, कभी वो फार्म हाउस में पहुंच जाता है। फिलहाल जो ऑडियो जारी किया गया है उसमें क्या कुछ कहा है मौलाना ने? जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से मौलाना की बात जो की जा रही है, क्योंकि अब सरकार की हर तरीके से उनके ऊपर निगाहें हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है वो अभी तक छुपे हुए हैं। मगर हाँ, ऑडियो जब जारी किया तो कहीं ना कहीं ये जरूर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरकार उनके ऊपर प्रेशर बना रही है। मगर ये उनका नजरिया है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अपनी तरफ से कार्य कर रही है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव जब मिले हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक चिंता का विषय जरूर बनता है। सरकार अपनी तरफ से कार्य जरूर कर रही है, मगर उनका सामने आना बहुत जरूरी है।
है, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर देशद्रोही का कह सकते हैं 11 इरादतन हत्या का जो मामला लगा हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है उनको सामने आके अपनी स्पष्टता देनी पड़ेगी। मगर जब तक वो छुपते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये जरूर है वो गुनहगार ही कहलाए जाएंगे, मगर उनको सामने आना जरूरी है। चलिए, वाकई में मौलाना साद वही मौलाना है जो कि जमात में लोगों को इनवाइट करता है, बुलाता है, अल्लाह के रास्ते पर चलने की कवायद यहाँ पर शुरू करने की बात करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब कोरोना वायरस लगातार फैल जाता है तो अपनी बेटी की ही शादी को, अपनी बेटी के ही निकाह को वो पोस्टपोन कर देता है और खुद ये कहता है पुलिस से कि वो क्वारंटीन में है। बहरहाल, हमसे बातचीत करने के लिए राजीव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अरविंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जय तिलक जी राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। अरविंद जी, हम आपसे ही समझना चाहेंगे, जो तमाम बातें मौलाना साद ने अपने ऑडियो क्लिप में कही हैं, क्या ये माना जाए कि सरकार को धमकाने की वो कोशिश कर रही हैं, या किस नजरिए से आप इसे देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उनका ऑडियो जो है कुल मिलाकर के रेखांकित करता है कि जो देश का कानून है, जो संविधान है, जो सिस्टम है, व्यवस्था है, जो तंत्र है, उनमें उनका रत्ती मात्र भी विश्वास नहीं है। अन्यथा वो अपने अनुयायियों को यह कहते नहीं सुने जाते कि सरकार जो है उनसे बदला ले रही है। अगर वो झुकते हैं यानी कानून का सम्मान करते हैं तो वह जो है सरकार की नजर में वह कुल मिलाकर के समर्पण का भाव होगा। कुछ इस तरह का धारणा पहले से निर्धारित कर लेना यह रेखांकित करता है कि मौलाना साद का जो है देश की कानून पर कोई भरोसा नहीं है, सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है, और यह प्रवृत्ति बेहद ही खतरनाक और गंभीर है। कहीं ना कहीं जो है कानून को जो है अपने अधिकारों को इस्लाम से जोड़कर यह दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि भारत में कानून के शासन को नहीं मानते हैं, बल्कि वो इस्लाम पद्धति है, सिस्टम है, व्यवस्था है, वो उसको फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की बयानबाजी मौलाना करते हुए नजर आ रही हैं, ये तो इस्लाम को ही बदनाम कर रही हैं, अपनी कौम को ही खतरे में डाल रहे हैं। ये कैसे मौलाना हो सकते हैं? मौलाना का काम तो अल्लाह की राह दिखाना होता है, या ये होता है कि आप आइए और बीमारी को अपने गले लगाइए और मौत की नींद सो जाइए? किस तरह का काम कर रहे हैं मौलाना साद? बिल्कुल, आप सही कह रही है। देखिए, इस्लाम पूरी तरह से जो है लोगों की सुरक्षा, लोगों की हिफाजत की बात करता है, लेकिन कुछ जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने जो है इस्लाम को जो है दो किस्म का इस्लाम बना दिया। एक तो मुल्ला का इस्लाम कर दिया है, और एक जो मौला का इस्लाम है, सूफी का इस्लाम है, वो तो है ही है। तो कुछ इस तरह की धारणा बना करके चल रहे हैं कट्टरपंथी संगठन, जिसमें मौलाना साद भी है, मरकजी लोग हैं, जमाती लोग हैं। आपने देखा भी जिस तरह असुर जो है अपने रक्त बीज को फैलाते हैं, उस तरह से ये जो है पूरे भारत में ये जमाती जो है कोरोना को का किस तरह से संक्रमण फैलाए हैं, कहीं न कहीं जो है ये पूरी तरह उनकी जो एक साजिश है। और अभी आपने देखा कि फोर्स डिपार्टमेंट जो है, जो मुद्रा अधिनियम है, जो उसमें भी फेरा कानून है, उसमें भी ये फंसने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है कोई ऐसा संगठन है जिनके मार्फत जो है इनकी फंडिंग हो रही है, वो चाहे वैश्विक फंडिंग संगठन हो या कोई हो, तो कुल मिलाकर इनकी भूमिका जो है बहुत संदिग्ध हो गई है, न केवल राष्ट्रीय। शुक्रिया अरविंद जी हमसे बातचीत करने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। और जिस तरह से ये पूरा मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में मौलाना साद सामने नहीं आ रहे हैं। उनके द्वारा चाहे ऑडियो क्लिप्स हैं या वीडियो क्लिप्स हैं वो भेजे जाते हैं, और एक ऑडियो क्लिप में वो सरकार को ही धमकाते हुए नजर आ रही हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर के बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जी हां, आपको बता दें पुलवामा जिले में आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, सीआरपीएफ और पुलिस के संयुक्त शिविर पर आतंकी हमला हुआ है। सुरक्षा बल मुंहतोड़ कार्रवाई कर रही हैं, जवाबी कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान लगातार सीमा से सटे इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। आज लगातार हमने देखा किस प्रकार से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। सुबह ही यहाँ मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद दोपहर होते होते ये खबर आई थी कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है पुलवामा से, जहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ है। सीआरपीएफ और पुलिस के संयुक्त शिविर पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव। रविंद्र, क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, शाम को करीब दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के नेवा इलाके में एक संयुक्त कैंप है पुलिस और सीआरपीएफ का। वहां पर आतंकियों द्वारा ग्रेनेड दागे गए हैं, जिसमें
सीआरपीएफ का एक जवान जो है घायल हुआ है और उसको हॉस्पिटलाइज जो है कर दिया है। आज जिस तरह से लगातार 2 हमले हुए और दोनों में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। एक हमला जो है शोपियां में हुआ था जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे और उसके बाद किश्तवाड़ में एक 2 आतंकी जिन्होंने 4 दिन पहले ही 2 एसपीओ के ऊपर हमला किया था जिसमें एक एसपीओ शहीद हुआ था, उन दोनों आतंकियों को मार दिया है। ये आज की बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन शाम होते होते आतंकियों ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो घायल हुआ है और इलाके की घेराबंदी सुरक्षा बलों द्वारा कर ली गई है। जी चले, वाकई में नजर आप बना के रखें और जिस तरह से पाकिस्तान लगातार हरकतें कर रहा है उसको जवाब देना ज़रूरी हो जाता है और जिस प्रकार का ये हमला हुआ है उसके बाद जवाबी कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द ये उम्मीद की जा रही है कि आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। और इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।